आम चुनाव 2019 का ये वक्त है और इस समय हमारे साथ हैं रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के बहुजन समाज पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार, जो कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के उम्मीदवार हैं सुभाष गजभिये जी। साहब, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र रामटेक का क्या नीति है? रामटेक लोकसभा जो देश की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूटी है मेरे जानकारी में जो है, और देश की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूटी होने के बाद भी होने के साथ साथ जो एशिया का सबसे बड़ा MIDC यानी एशिया की सबसे बड़ी, देश की भी एशिया की सबसे बड़ी MIDC माने औद्योगिक धंधों का ठिकान भी इसी लोकसभा में पूरी तरीके से आता है। इसी लोकसभा में पूरी तरीके से आता है। फिर भी जिस तरीके से जो लोकसभा में अन्य चीज़ें जो निसर्ग नीति है, जैसे खनिज संपत्ति है, कुछ जगह पानियों का अनाप पानी है, तालाब है छोटे बड़े, जिससे हम कह सकते हैं कि ये एक रामटेक लोकसभा, जैसे नागपुर और नागपुर जिले की अगर बात करते हैं तो नागपुर जैसे अपने आप में सक्षम दिखता है, तो वो नागपुर जिले के वजह से और रामटेक लोकसभा की वजह से दिखता है। ये जो क्षेत्र है रामटेक लोकसभा का, उसकी वजह से दिखता है। तो आपका ये कहना है कि रामटेक की जो सामग्री है, रामटेक के जो स्रोत है, रामटेक का जो साधन है, वो रामटेक में इस्तेमाल नहीं होता? नहीं हो रहा ना। आपको कहाँ लग रहा है सर? कोयला कौन निकाल रहा है? रामटेक निकाल रहा है। बिजली कौन बना रहा है? रामटेक बना रहा है। इतना उत्पादन, इतनी सारी जो खदानें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो निकलती है लेकिन जाती बाहर है। NTPC का प्लांट कहाँ आता है? कुरारी का प्लांट कहाँ आ रहा है? वो सारी चीज़ें है ना। बना कौन रहा है? बना रामटेक लोकसभा रहा है। और इसके बाद भी यहाँ कैसा है कि जो MIDC है, जो कार्यरत है, जो एशिया की सबसे बड़ी MIDC है, वो भी तो कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रही है ना, वो भी तो कुछ बना रही है ना। लेकिन उसका इस्तेमाल जिस तरीके से होना चाहिए, जैसे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, बहुत सारी जगह का ऐसा मिल्स है, स्पिनिंग मिल्स है, लेकिन इसका इस्तेमाल स्थानीय जो रोजगार के लिए होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। ऐसा हो रहा है कि एक किसी का घर की कोई और इस्तेमाल कर रहा है। तो फिर आप क्या सोचते हैं? मैं ये सोचता हूँ कि क्यों ना मैं यहाँ से चुन के जाऊँ, एक युवा होने के नाते। आज मुझे जो बहुजन समाज पार्टी ने मेरे ऊपर जो विश्वास दिखाया है, उम्र के 29वें साल में मुझे लोकसभा का टिकट दिया है, और ऐसे लोकसभा का टिकट दिया तो अपने आप में परिपूर्ण है कि हम कह सकते हैं कि हाँ, हमारे जो लोकसभा है वो मोहताज नहीं है, वो बहुत अच्छी है। तो इसके माध्यम से हम चाहेंगे कि जो हमारे पास है, हमारी चीज़ों का जो क्या बोलेंगे उसको, साधन सामग्री है, वो हमारे लोगों के काम में आए। रोजगार जो है वो हमारे लोगों को मिले, रामटेक लोकसभा के लोगों को मिले, ये हम चाहते हैं। कितने वोटर इस समय आपके परिचय में बनते हैं? तकरीबन तो हम लगभग बहुजन समाज से तो हमारा पूरा ताल्लुकात रहता है। कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनको हम काफ़ी साल से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने धीरे धीरे अभी इस मूवमेंट को स्वीकार किया है। क्योंकि हम यहाँ किसी भी बहुजन समाज जो है, ये एक राजनीतिक पार्टी के साथ एक सामाजिक आंदोलन है, एक राजनीतिक पार्टी के साथ सामाजिक आंदोलन है। लेकिन ये सामाजिक आंदोलन किसका है? अगर इसके पीछे के अगर राज दिखते तो ये सब बहुजनों का जो सामाजिक आंदोलन है, उस सामाजिक आंदोलन को निरंतरता से चलाने के लिए, यानी हम जिस बहुजन की बात करते हैं उस बहुजन को समझने के लिए या उनके हक अधिकार की बात करने के लिए वो चीज़ें है। ये माना जाता है कि बहुजन समाज पार्टी ये फुल अम्बेडकर विचारधारा के साथ जुड़ी हुई पार्टी है, उस विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए काम करती है। और जैसा कि अभी आपने कहा कि ये एक आंदोलन के रूप में भी काम करती है। लेकिन ऐसी ही विचारधारा के साथ बहुत सारी पार्टियां जो लोकसभा में का इलेक्शन इस समय रामटेक में भी लड़ रही है, और जो पिछली बार
बहुजन समाज पार्टी की जो उम्मीदवार थी वो उम्मीदवार इस समय दूसरी पार्टी के साथ उम्मीदवारी दे रही हैं। जी, क्या इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव देखते नहीं, हैं आप? मैं इन बातों का ऐसा एक बड़े आसानी से जवाब दूंगा कि मान्यवर कांचीराम साहब समझते थे कि मैं उन महापुरुषों को मान सम्मान देने का कोशिश कर रहा हूँ या देने की कोशिश करूंगा या देना चाहता हूँ, क्योंकि साहब ने मूवमेंट जब चालू किए तो उनका राजनीतिक ये नहीं था, एक वो राजनीतिक पार्टी नहीं थी, एक संगठन था। जब उन्होंने महाराष्ट्र नहीं पूरे देश में जो बिखराव देखा, उसके परिस्थितियों के विपरीत जाके फिर मान्यवर कांचीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई। फुले शाहू अंबेडकर ये जो विचारधारा है, ये कोई एक जात के, एक धर्म के, एक पंथ की विचारधारा नहीं है। फुले किसी जाति से बिलोंग करते हैं, हम फुले की जात को आप तोले, जिसको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा द फादर ऑफ सोशल रेवोल्यूशन, क्या हम किसी जात में उनको तोल सकते हैं? छत्रपति शाहू महाराज जो एक विरासत के राजे थे, क्या कभी हम उनको जात पात में ला सकते हैं? डॉक्टर बाबा साहब को हम जात पात में ला सकते हैं, जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा, समानता का अधिकार दिया। मान्यवर कांचीराम साहब का कहना यही था कि मैं कुछ भी ऐसा नया नहीं कर रहा हूं, मैं काम वही कर रहा हूं जो 5000 सालों से जो बहुजनों पे अन्याय हो रहे थे, और उन अन्याय के विरोध में जिन महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी, उन महापुरुषों को अपमान सहन करना पड़ा, अपना बलिदान देना पड़ा, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। अब अगर कांचीराम साहब ने इस सोच के साथ में अपना बात अगर उनके उसमें लोगों के बीच में रखी है, तो फिर ये जो पार्टियां है जो फुले शाहू अंबेडकर का नाम लेकर अगर चुनाव लड़ना चाहती है, जानना चाहती है, समझना चाहती है, तो क्या 35 साल में इसके पहले लोगों ने नहीं लड़े? क्या इसके पहले भी लोगों ने लड़े? नहीं, लेकिन हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि जो उम्मीदवार पिछले हाँ साल हाँ, मैं उसी BSP पे आना का चाहता उम्मीदवार हूँ, है। मैं उसी पे आना चाहता हूँ। इसके पहले भी चुनाव लड़े हैं बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार, भलाई आज हमारे यानी उसके यानी आज जो वंचित के जो आपकी सीधी भाषा में अगर हम कहे, आप जो जिसकी बात कर रहे हैं, जिसमें आपको अभी एक महाराष्ट्र में एक अलग चित्र दिख रहा है, प्रकाश आंबेडकर साहब को कहाँ जाना जाता है, महाराष्ट्र या महाराष्ट्र के बाहर? उनके दो उम्मीदवार, जैसे आज मैं नागपुर की और रामटेक की बात करूँ, वो कहाँ से निकले हैं? ये पहले सबसे पहले आप बताइए हमको, कहाँ से निकले हैं? ये आज तक तो हमारे ही मन से, हम जो जिस विचारधारा का काम करते, हमारे मन से फुले शाह अम्बेडकर बता रहे थे। अभी कहाँ से आ गए? अब कौन से मंच से आ रहे? देखो साहब, ये अब जितना ये दिखाया जा रहा है, ये कुछ नहीं है। 2019 का जो चुनाव है, एक लोकसभा और विधानसभा में, इसके बाद इनके पास सिर्फ वंचित रहने के बाद, वंचित के सिवा कोई दूसरा काम नहीं बचेगा। ये सिर्फ दिखाने के काम है, जिससे कोई भी समाज को किसी भी प्रकार का कोई फायदा नहीं होगा। और ये बहुजन समाज, सर्व समाज ये जानता है कि ये लोग कोई भी हमको उस विचारधारा के ऊपर ही हमको आगे लेके जा सकते हैं। अगर रामटेक लोकसभा की बात करें तो रामटेक लोकसभा में इस समय किन मुद्दों के साथ BSP खड़ी है? रामटेक लोकसभा का कोई एक विषय मसला नहीं है। विषय मसला ये है कि महाराष्ट्र में बहुजन समाज पार्टी चाहती है कि यहाँ से ज़्यादा खासदार चुन के लाए, और हम जैसे यूपी, जैसा बिहार है, महाराष्ट्र है, और अन्य राज्यों से हम ज़्यादा से ज़्यादा खासदार चुन के लाए और बहन जी को प्रधानमंत्री बनाए। क्योंकि खासदार का जो चुनाव होता है वो वहाँ कायदे बनाने के लिए होता है, यहाँ नाली बनाने के लिए नहीं, रोड बनाने के लिए नहीं। हम जो उस मुद्दों को यहाँ पे रामटेक लोकसभा में, जैसे कि रामटेक लोकसभा की मैंने कहा ना कि बेरोजगारी से लेके ऐसे कई अनगिनत मुद्दे हैं, जिसको देश के असेंबली में ही चर्चा करने पर ही वो मुद्दे सॉल्व हो सकते हैं। जैसे कि कोयले के मुद्दे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक प्लांट है, और बहुत सारी चीजें ऐसी कि जहां डिस्कस करके ही उसका निराकरण किया जा सकता है। क्या मौजूदा सरकार ने ये काम नहीं किया है? आज भी आप अगर देखते हैं, अगर आप एक मीडिया के तौर पे अगर उसको जानना चाहते हैं, तो आप किसी भी कंपनी में जाइए, किसी भी जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट काम करता है, कोई भी चीज़ आप उसमें देखिए तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे काम करने वाला जो वर्ग है वो बाहर से लाया जा रहा है। यहाँ के लोग अभी भी वैसे के वैसे यानी बेरोजगार पड़े हुए हैं। कुछ कंपनियां ऐसी है जो सरकारी लोन पे यानी है, सिर्फ कागज पे है। बहुत सारी कंपनियां सरकार यानी हम तो ऐसा
डायरेक्टली कहना चाहेंगे कि कोई बहुत सारी कंपनियां सिर्फ कागज पे बनी है, जिनको MIDC ने जगह अलाउड कर दी है, पैसा दे दी, उन्होंने लोन ले लिया, लेकिन किसी भी प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया नहीं है, इसलिए रोजगार की समस्या बनी है। तो इस पर आपका क्या उपचार है? मेरा यही है कि मैं रामटेक लोकसभा से जो मैं आज उसको समझने की कोशिश किया और लोगों के बीच में जाके उनके जो दुख दर्द समझता हूँ। रामटेक एक माने की कैसा है कि ये बहुत ही पुराना एक ऐसा बोलेंगे कि हमारे एक संस्कृति का एक हिस्सा है। जैसे कि माने कि आप अगर रामटेक जाते हो तो आपको बुद्धों के स्तूप वगैरह दिख जाएंगे। हम ये जो संस्कृति है ये बहुत पुरानी है। यहाँ पे हमें किसी सरकार की जरूरत नहीं है, हमें कुदरत ने ही इतना खूबसूरती से नवाजा है कि हमें कोयला दिया है, हमें ऐसा गिट्टी दी है, हमारे पास पानी के संसाधन है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जिनको हम अगर सही मायने में इस्तेमाल में लाते हैं तो इस रामटेक लोकसभा को हम इतना बेहतरीन बना सकते हैं कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। इन मुद्दों के साथ हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। आपने भी इसकी कोई योजना बनाई होगी? हाँ, योजना तो देखिए कैसा है कि योजना वो लोग बनाते हैं जिनको कैसा है कि किसी चीज का अनुभव नहीं रहता है। वो लोग कभी योजना नहीं बनाते जिनको अनुभव रहता है। क्योंकि कैसा है कि जो आदमी किसी बीच से निकलता है कि माना कि एक से लेकर 100 की बात करे तो आप कहेंगे कि भैया 60 के बाद क्या आता। तो अगर आप 1 से लेकर 100 का सफर तय किया होंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि 60 के बाद सिर्फ 61 आ सकता, 65 नहीं आ सकता। तो ये रामटेक लोकसभा में मैं काफी समय से काम कर रहा हूँ और मेरा रहना, मेरा एजुकेशन से लेकर सारी चीजें इन्हीं क्षेत्रों में हुआ। कभी कभार तो ये रामटेक लोकसभा इस तरीके से वंचित थी कि यहाँ पे मेरे एक बचपन की बात मैं आपको बड़े अच्छे अदब से बताना चाहूंगा कि जब हमको बुखार आ जाता था बचपन में, कि जैसे एक फ्राइडे माने कि युवापुर तहसील में बाजार का दिन हुआ करता है और आज भी होता है, वो पहले भी हुआ करता था, आज भी हुआ करता है। तो जब जो एक शुक्रवार के दिन अगर हमको छोड़े तो शनिवार को अगर बुखार आया तो हमारा इलाज नेक्स्ट शुक्रवार को होता था, नेक्स्ट शुक्रवार को। तो आप इसका कैलकुलेशन ये लगाइए कि उस समय रामटेक लोकसभा की क्या परिस्थिति रही होंगी कि हमको 6 दिन तक वैसे ही उस बुखार में जीना पड़ता था। क्यों? क्योंकि हमारे पास दड़न वड़न की व्यवस्था नहीं थी, हमारे पास संसाधन नहीं थे, हमारे गांव में कभी बिजली नहीं हुआ करती थी। तो ये सारी चीजें हैं जो वंचित है। हम चाहते हैं क्योंकि हम इसमें से गुजरे हुए हैं, काश्तकारों का दर्द इसलिए समझ सकते कि हम खुद किसानी करते हैं। तो ये सभी सारे मुद्दों के साथ हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। तो अभी उन स्थितियों में परिवर्तन हुआ है? हाँ बिल्कुल, जनता चाहती है कि क्योंकि इसके पहले के जो हमारी खासदार जिन्होंने जो चुन के दिए तो उनका कहना है कि हम लोगों को ये बता रहे हैं, हम पूछ भी रहे हैं कि हमने 12-13 बार कांग्रेस को चुन के दिया, 2-3 बार शिवसेना को चुन के दिया। तो हम उतनी पुरानी बात तो नहीं करेंगे, लेकिन हमने कहा कि जिस लहर में आपने किसी को भी चुन के दिया, जो आज खासदार है, आपने इनको अगर चुन के दिया है तो मुझे एक बात बताइए कि 5 साल में आपने उनको देखा क्या? तो लोगों का यही कहना है कि हमने उनको देखा ही नहीं। तो फिर हम उनको पूछ रहे कि उनका विकास हुआ क्या? तो उनका कहना है कि भैया जब हमने उनको देखा ही नहीं तो विकास कहाँ से देखेंगे। तो इस प्रकार की जो स्थितियां है, परिस्थितियां, हम लोगों से बात कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। अच्छा, एक इस बार बहुजन समाज पार्टी ने अपना एक मैनिफेस्टो भी दिया है। हाँ, तो क्या वही मैनिफेस्टो रामटेक लोकसभा के लिए भी है या फिर रामटेक लोकसभा के कुछ विशेष मुद्दों के साथ ये मैनिफेस्टो रामटेक के लिए है? क्या हुआ है कि इस बार परिवर्तन का आपको एक देखने को मिलेगा बहुजन समाज पार्टी में। माने कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का हमारा अलायंस है महाराष्ट्र में। जैसे जो उत्तर प्रदेश से चालू हुआ वो महाराष्ट्र में भी अलायंस है हमारा। तो पूरे महाराष्ट्र में हम 44 सीटों पर लड़ रहे, 4 सीटें उन्हें दी है 48 में से। तो इस बार क्या हुआ है कि ये जो 44 सीटें हम लड़ रहे हैं, इस 44 सीटों में आपको एक भी आदमी बाहर का नहीं दिखेगा। वो मात्र और मात्र संगठन का हिस्सा है, वो कार्यकर्ता है। एक यंगस्टर से लेकर वो एक उम्र तक जिन्होंने मूवमेंट को या पार्टी को समय दिया, उन लोगों को ये दिया है। कैसा है, पहली बात तो बहुजन समाज पार्टी अपना मैनिफेस्टो नहीं बनाती, क्योंकि भारत का माननीय कांचीराम साहब ने कहा था कि भारत का संविधान ही बहुजन समाज पार्टी का मैनिफेस्टो है। क्योंकि भारत का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब द्वारा लिखित है, वो भारत का संविधान देश के हर उस इंसान को बराबरी का अधिकार देता है, एक सर्वसामान्य से लेकर अडानी अंबानी तक के।
तो मैं अगर इस संविधान में सारी चीजें लिखी है, इस संविधान में समानता की बात की है, इस संविधान में हर उस चीजों को शामिल किया गया है जो इंसान की दिशा और दशा ठहराती होगी, हर चीज को अगर लाया गया है, तो मैं उसको लिखने में, अपना मैनिफेस्टो बनाने में क्यों समय व्यर्थ करूं? तो भारत का संविधान ही बहुजन समाज पार्टी का ये मैनिफेस्टो है, और उसी हिसाब से जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बहन जी हर चुनाव में कुछ तब्दीलियां करती है, कुछ मुद्दों को लेती है। जैसे बहन जी ने अभी आप देखे होंगे तो उन्होंने कहा कि जो विदर्भ है, महाराष्ट्र का जो विदर्भ है, विदर्भ में किसानों की जो हालत है, परिस्थितियां है जो विभिन्न है, तो ऐसे कुछ ही ऐसे मुद्दों को लेके हम थोड़ा सा करते रहते हैं और उसके साथ में चलते रहते हैं। अच्छा, लेकिन एक रामटेक लोकसभा क्षेत्र में एक बड़ी समस्या को जो देखा जाता है कि वहाँ जो राम सागर है, हाँ। और राम सागर के पानी का जो सिंचाई के लिए जो इस्तेमाल होता हाँ, है, हाँ। सब तरफ में ठीक से नहीं होता। नहीं होता। तो इस स्थिति को आप कैसे, किस नज़र से देखते हैं? मैंने आपको कहा कि आपने राम सागर को देखे होंगे। मैं आपको बताता कि गोसे खुर्द प्रकल्प जो ये है वो भंडारा में होए, लेकिन उसका एक्चुअल जो एंड ऑफ पार्ट है वो मेरे यानी जो मैं जिस लोकसभा से चुनाव लड़ रहा हूँ वो कॉन्स्टिट्यूटी में आता है। तो इंदिरा सागर गोसे खुर्द प्रकल्प जो है, जो जिसका आज भी मैं आपको पूरी ताकत के साथ या पूरे कागज पत्रों के साथ मैं आपको ये साबित कर सकता हूँ कि उसका जो एक 60% 70% जो पानी है वो रामटेक लोकसभा में है। आप उसको समझिए, जो पानी है जो यानी साचा जाता है, एक जगह जमा किया जाता है, वो 60% पानी कहाँ है? रामटेक लोकसभा में है, जो राम सागर से कहीं गुना बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है। तो उसका कैसा है कि हमने देखा है कि कुछ नेताओं ने उसको पॉलिटिकली तरीके से इतना उस वाटर को जिस तरीके से कि जैसा कि ये डैम है और इस बाजू का रहने वाला किसान है, तो आप बताइए कि पहले बाजू में रहने वाले किसान को पानी चाहिए या चंद्रपुर में रहने वाले लोगों को पानी मिलना चाहिए? किसको मिलना चाहिए? किसान को मिलना चाहिए। तो किसान को पानी न मिलते हुए बहुत सारी योजनाएं ऐसी उन समय कांग्रेस के नेताओं ने जो अपन इसको प्रकल्प जो कहते हैं, उस प्रकल्प में इतनी साजिश की गई है कि एक जिले का पानी का जैसे एक जिले में पानी रखा जा रहा है, दूसरे जिले में उसको दिखाया जा रहा है, और तीसरे और चौथे जिले में उसका पानी छोड़ा जा रहा है। इस प्रकार की साजिश ये करते हैं। आप क्या करेंगे इसके लिए? हम ये करेंगे कि जिस तरीके से इन लोगों ने जो प्रकल्पों को बनाया है, हमारा तो यही कहना है कि जो पहले जो वो बांध के पास जो पहले किसान रहता है उसको पहले पानी मिले, उसके लिए भी वो ये किया जाए। तो वो नहीं किया गया, तो उसकी दिशा में हम लोग काम करें। अगर सोचिए कि जिस गोसेखुर प्रकल्प की बात करते हैं, जो चंद्रपुर है, भंडारा है, गोंदिया है, जिनको वो पानी देके उनके किसानों को अगर फल फुला रहा है, तो क्या आप बताइए कि जिसके लोकसभा में 60% पानी है, तो क्या वो चुन के आने के बाद उसको क्या पानी की व्यवस्था अपने किसानों के लिए नहीं करेगा? अपने किसानों के लिए पहले करेगा ना, दूसरों के लिए क्यों करेगा? तो हमारा भी वही है, वो पानी के विषय को लेकर हम वही बात कर रहे हैं। यह है सुभाष गजभिये जी, जो कि रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं। समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ ये उम्मीदवार इस समय चुनाव मैदान में है। और आपको बताएं कि ये जो चुनावी लोकतंत्र होता है, इसकी यही खूबसूरती भी होती है कि हर कोई अपनी अपनी प्रतिभा के साथ, अपनी अपनी प्रतिष्ठा के साथ और अपनी अपनी क्षमताओं के साथ मतदाताओं के पास जाते हैं और मतदाताओं से अपील करते हैं कि वो उन्हें अपना नुमाइंदा चुनें। लेकिन मतदाता अंतिम होता है और वो लोकतंत्र का सबसे मजबूत हिस्सा होता है, जिसे ये तय करना होता है कि उसका नुमाइंदा कैसा हो और उसके लिए वो क्या करें। हम यहाँ रुकते हैं आम चुनाव 2019 के इस विशेष कार्यक्रम में। सुभाष गजभिये जी, हाँ। आप हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की। इस समय इतना प्रचार का ये दौर चल रहा है और इस दौर में भी आप हमारे साथ आकर बैठे और हमसे बातचीत की, आपका बहुत धन्यवाद। आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है। बहुत धन्यवाद। आपने भी इस समय हमको जगह दी, क्योंकि मीडिया में आज जिस प्रकार से जो बड़ी पार्टियां होती, जो बड़े पैसों के साथ में बड़े चैनलों पे जाती है,
लेकिन हम जानते हैं कि जो स्थानीय चैनल होते हैं वो जानते हैं कि कौन वर्कर कैसा है, कौन आदमी यानी काम कर सकता है, जनता के बीच जा सकता है। आपने भी मुझे समय दिया मेरी बात सुनने के लिए, मेरी बात रखने के लिए, इसलिए आपका भी तहे दिल से धन्यवाद।